भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर में 3 मई 2023 से दो कम्युनिटीज के बीच में एक क्लैश चल रहा है। इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ को स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए डिप्लॉय कर दिया गया है और इस क्लैश के ब्रोकआउट होते ही पूरे स्टेट में इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया है। इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मणिपुर में एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो आज की इस वीडियो में इस इशू को एक बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 250 से ज्यादा चर्च और करीब 2000 कुकी घर निशाना बने। ये सिविल वॉर भी है और गवर्नमेंट के साथ भी है, ये क्लियरली बोल रहा हूँ। हफ्तों तक चली वायलेंस है, इसमें घर बर्बाद हो गए हैं, लोग बाग उजड़ गए हैं, गांव के गांव तबाह हो गए हैं। There is no change in the situation in the violence in the hills because someone has come to attack villages in the hills. दोनों का जो डैमेज हुआ है ये सब के लिए, हम सब के लिए दुख की बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मणिपुर की ज्योग्राफी को समझ लेते हैं। मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा एक राज्य है जिसकी पॉपुलेशन 30 लाख के आसपास है। मणिपुर स्टेट नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम और वेस्ट में आसाम के साथ साथ ईस्ट में म्यांमार के साथ भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर की पॉपुलेशन दो कम्युनिटीज में डिवाइडेड है, जिसमें 53% लोग मेती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि मणिपुर के वैली एरिया में बसे हुए हैं, और करीबन 40% ट्राइब पॉपुलेशन है जिसमें मेनली कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग शामिल हैं, और ये लोग मेनली हिली एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मणिपुर की जो ट्राइब पॉपुलेशन है उन्होंने मणिपुर की 90% लैंड एक्वायर की हुई है और बाकी के लैंड में जो 53% मेती कम्युनिटी के लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में पॉलिटिकल पावर को यही मेती कम्युनिटी के लोग डोमिनेट करते हैं। मणिपुर की असेंबली में टोटल 60 सीट्स हैं, जिसमें से 40 सीट्स ये मेती कम्युनिटी के लोगों ने ही जीती थी और बाकी की 20 सीट्स रिजर्व्ड हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। अब मणिपुर में जो रॉयट्स हो रहे हैं उनमें दो कम्युनिटीज मेती और ट्राइबल्स ही इन्वॉल्व हैं। मणिपुर की जो ट्राइब पॉपुलेशन है उन्हें एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो स्टेट में काफी प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स या इंफाल वैली में घर खरीदना या फिर लैंड परचेज करना। लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मेथीज की, उन्हें एसटी का स्टेटस नहीं मिला हुआ, जिसकी वजह से मेथी कम्युनिटी के लोग हिली एरियाज में जमीन नहीं खरीद सकते और उन्हें गवर्नमेंट जॉब में भी कोई खास प्रेफरेंस नहीं मिलती। अब मेती कम्युनिटी के लोगों का ये कहना है कि ट्राइब्स की पॉपुलेशन मणिपुर में बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो नेचुरल तो नहीं हो सकती, और उनके अकॉर्डिंग इसका मेन रीजन है इलीगल इमिग्रेंट्स जो म्यांमार से मणिपुर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं, और वो सिर्फ हिली एरियाज में ही नहीं बल्कि मेती डोमिनेटेड एरियाज में भी सेटल होने लगे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेती कम्युनिटी के लोग अपने ही स्टेट में एक माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। अब साल 2012 में मेती कम्युनिटी ने मणिपुर हाई कोर्ट में ये कहते हुए एक पिटीशन फाइल की कि उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए ताकि स्टेट में इक्वालिटी बढ़े और उन्हें भी एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिले और वो भी हिली एरियाज में लैंड खरीद पाए। इसी पर मणिपुर हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 को स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को डायरेक्ट किया कि मेती कम्युनिटी की एसटी की डिमांड को कंसिडर किया जाए और यूनियन गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग एक रिकमेंडेशन भेजा जाए। अब मणिपुर हाई कोर्ट के इस डिसीजन के तुरंत बाद कुकी और नागा ट्राइब्स के लोगों में एक डर बैठ गया कि अगर मेती कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन मिल गया, यानी कि अगर उनको एसटी का स्टेटस मिल गया, तो मेती कम्युनिटी के लोग हिली एरियाज में लैंड्स खरीदना शुरू कर देंगे और वो उनसे उनकी सारी जमीन खरीद लेंगे। अब ऐसा ही सेम आरोप ट्राइब्स ने मेती कम्युनिटी के लोगों पे जब भी लगाया था, जब मार्च 2023 में मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने म्यांमार से आए इलीगल इमिग्रेंट्स को रिजर्व्ड हिली एरिया से हटाने का ऑपरेशन शुरू किया था। सरकार का यह मानना था कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स साल 1970 से इन फॉरेस्ट एरियाज में सेटल्ड हैं और ये फ्यूचर में एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ने इस ऑपरेशन को ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि मेती कम्युनिटी इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के बहाने से उनकी लैंड को हड़पना चाहती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इन एनरोचमेंट को हटाने का ऑपरेशन जारी रखा और 11 अप्रैल को इलीगली बनी 3 चर्चेज को डिमोलिश कर दिया। अब 20 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट के इस डिसीजन और मणिपुर गवर्नमेंट के इलीगल एनरोचमेंट के हटाने के कारण ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में 27 अप्रैल को एक जिम में आग लगा दी, जिस जिम का इनॉग्रेशन 28 तारीख को सीएम बीरेन्द्र सिंह करने वाले थे। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही मणिपुर के कई एरियाज में सेक्शन 144 इंपोज कर दिया गया और इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया। इसी बीच एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ट्राइबल यूनियन स्टूडेंट मणिपुर हाई कोर्ट डिसीजन के अगेंस्ट
3 मई 2023 को एक मार्च निकालती है। इसमें तकरीबन 60,000 ट्राइबल कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इस मार्च को फिर वायलेंस में बदलने में भी समय नहीं लगता। ट्राइबल और मेती कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के घर, प्लेस ऑफ वर्शिप और ऑफिसेज को जलाना शुरू कर देते हैं। वायलेंस के पहले ही दिन 20 से ज्यादा घरों को जला दिया गया और ये वायलेंस इंफाल वैली के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने के लिए मिला। और इस वायलेंस से बचने के लिए तकरीबन 1000 मेती कम्युनिटी के लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर की तलाश में बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। अगले दिन यानी कि 4 मई को वायलेंस और ज्यादा बढ़ जाता है और पुलिस को ये वायलेंस कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी बीच स्टेट सेक्रेटरीट से आ रहे एमएलए वल्सअगेन वाल्टे पर एक अटैक हो जाता है जिसमें वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं और उनके साथ एक व्यक्ति वहीं मारा जाता है। अब 8 मई तक 1700 से ज्यादा घरों को जला दिया गया था और 60 से ज्यादा लोग मर चुके थे और 230 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके थे और इतना सारा वायलेंस सिर्फ 5 दिनों में हो जाता है। वायलेंस के शुरू होते ही 3 मई की रात तक इंडियन आर्मी और असम राइफल्स को रीजन्स में डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिसके बाद 4 मई तक इंडियन आर्मी करीबन 9000 सिविलियंस को एक सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर देती है। अब 4 मई को ही सेंट्रल गवर्नमेंट रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनीज को मणिपुर के अंदर भेजती है और जल्दी ही सीआरपीएफ और दूसरी कंपनीज को भेजने का ऑर्डर जारी कर देती है। इसी बीच एक्सट्रीम केसेस में शूट एंड साइट के ऑर्डर्स भी लगा दिए जाते हैं। 6 मई के एंड तक इंडियन आर्मी 23,000 सिविलियंस को सेफ लोकेशंस पे शिफ्ट करने में सक्सेसफुल रहती है। अब ध्यान देने की बात यह है कि 4 मई को ही यूनियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 सिक्योरिटी प्रोविजन का यूज करते हुए स्टेट की सिक्योरिटी को अपने अंडर ले लिया था और 14 मई तक मणिपुर में हैवी मिलिट्री और पैरामिलिट्री बिल्डअप हो जाता है। और इसी बीच कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स पर फायरिंग की खबर सामने आ जाती है जिसमें कुछ ऑफिशियल्स इंजर्ड भी हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 10 मई को वायलेंस थोड़ा कंट्रोल में आता है, लेकिन 14 मई को फिर से वायलेंस के केसेस बढ़ जाते हैं जब कुछ घरों और ट्रक्स को आग लगा दी जाती है। हालत ये थी कि 14 मई तक 73 लोग मारे जा चुके थे, 250 से ज्यादा लोग इंजर्ड थे और 45,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका था। 26,000 लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया था और 3100 लोगों को स्टेट से बाहर जाने के लिए फ्लाइट्स तक एस्कॉर्ट किया गया था। 17 मई को मणिपुर में इंटरनेट सस्पेंशन को एक्सटेंड कर दिया गया और सेम ही दिन इंफाल वैली के एक गांव से डिटोनेशंस और एक्सप्लोजिव रिकवर किए गए। 29 मई को एक फ्रेश वायलेंस रिपोर्ट किया गया जिसमें एक पुलिस ऑफिशियल के साथ 5 लोग मारे गए और 12 लोग इंजर्ड हो गए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुकी ट्राइबल्स के एक मिलिटेंट ग्रुप के हाथों में AK-47 असॉल्ट राइफल्स जैसे डेडली वेपन्स देखे गए। 28 मई को मणिपुर के सीएम ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि मिलिटेंट्स AK-47 और M41 जैसी असॉल्ट राइफल के साथ साथ स्नाइपर से भी सिविलियंस पे फायर कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से अभी तक करीबन 40 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं। 29 मई के बाद से ही छोटे छोटे वायलेंसेस पूरे स्टेट में रिपोर्ट किए जा रहे हैं और 1 जुलाई 2023 को यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस को मणिपुर भेजने का ऑर्डर दिया है। देखिए, अब ये जो सारा इशू है ये मेती कम्युनिटी के SC स्टेटस को लेकर है और मणिपुर की ट्राइब कम्युनिटी ये नहीं चाहती कि मेतीज को ST स्टेटस दिया जाए। अब मणिपुर हाईकोर्ट ने जब स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि मेतीज की ये डिमांड को कंसिडर किया जाए तो उसका मतलब ये नहीं था कि तुरंत मेतीज को SC स्टेटस मिल जाता। किसी भी कम्युनिटी को एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में शिफ्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और ये प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइंड है जिसमें यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से लेकर पार्लियामेंट तक सभी बॉडीज इन्वॉल्व हैं। मणिपुर कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ एक रिकमेंडेशन दी थी कि आप इस चीज को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन भेजिए। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि कुकी और नागा ट्राइब के लोगों ने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बना ली है और ये भी एक हाई पॉसिबिलिटी है कि उनके दिमाग में ये बिलीव्स म्यांमार से आए इलीगल इमिग्रेंट्स और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि अगर मेती कम्युनिटी को ST का स्टेटस मिल गया तो ट्राइबल्स का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। और जिस तरह ट्राइबल्स के हाथों में AK-47 और M416 जैसे असॉल्ट राइफल्स दिखे, हो सकता है कि इन हथियारों को म्यांमार से इंडिया में स्मगल किया गया हो ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डिस्टेबल किया जा सके, क्योंकि इन लोगों के पास इतने डेंजरस वेपन्स कहां से आ सकते हैं। भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ये लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो एक थ्रेट हैं ही साथ ये किसी भी स्टेट की डेमोग्राफिक्स को चेंज करने के लिए कैपेबल हैं और ऐसा होता हम मणिपुर जैसे स्टेट्स में ऑलरेडी देख सकते हैं। मेथी और ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को अपना ये इशू सुप्रीम कोर्ट और बाकी लीगल मेथड से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वायलेंस किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है।